नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन। तो व्यक्तित्व मापन में भी अपन व्यक्तित्व मापन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। अपनों ने देखा था कि भी कुल 4 भागों में बांटकर अपन सभी विधियों को पढ़ते हैं, जिनमें से आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि को अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे व्यक्तित्व मापन, और व्यक्तित्व मापन में भी अपन क्या देख रहे थे, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो आज अपन इन्हीं विधियों का एक महत्वपूर्ण प्रकार शुरू करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है, तीसरा प्रकार कौन सा, प्रक्षेपी विधियां। तो प्रक्षेपी विधियां, सबसे पहले तो इसका अर्थ ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई प्रक्षेपी विधियां कहते किसे हैं। तो ये इसका अर्थ ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियों में 4 भागों में, जिनमें सबसे पहले आत्मनिष्ठ वो अपनों ने पढ़ ली, वस्तुनिष्ठ अपनों ने देख ली, प्रक्षेपी अपन देख रहे हैं, और बची कौन है, मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रक्षेपी विधियों को। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई प्रक्षेपी विधि है क्या, परंतु प्रक्षेपी विधि क्या है इसको भी जानने से पहले आवश्यक है कि प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना। शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। अब किस पर फेंकेंगे और क्या फेंकेंगे, जाहिर सी बात है कि हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे उस पर फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे, कोई ना कोई परिस्थिति फेंकेंगे, कोई ना कोई परिस्थिति फेंकेंगे जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति व्यवहार करेगा। कोई ना कोई व्यवहार व्यक्ति अवश्य करेगा। तो यहां पर अपन समझ सकते हैं कि भाई प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फेंकना। तो किसी भी व्यक्ति का अपन इन विधियों द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, परंतु जैसे ही अपन किसी विधि का अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अपन इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करेंगे जो उद्दीपन का कार्य करे, उद्दीपन का कार्य करें, और उससे उद्दीप्त होकर या फिर प्रेरित होकर, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि भी प्रेरित होकर बालक है वो व्यवहार करता है। तो उससे उद्दीप्त होकर या प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। व्यक्ति व्यवहार करता है तो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार के शब्दों को बोलेगा, उसी आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन हो जाता है। सामान्यतः यदि अपन देखें तो इस परिस्थिति में या उद्दीप्त वातावरण के प्रति व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो दमित इच्छाओं का व्यवहार करता है, दमित इच्छाओं के संबंध में व्यवहार करता है। अब बात ये आ गई कि वे दमित इच्छाएं क्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ होगा। तो दमित का मतलब दबी हुई, तो दबी हुई इच्छाओं को ही अपन क्या कहते हैं, दमित इच्छाएं कहते हैं। तो दबी हुई इच्छाएं कैसे होती हैं, मान लीजिए कि आज अपन किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा रखते हैं, ठीक है। अब वो इच्छा अपनी पूरी नहीं हुई, अपनी पूरी नहीं हुई तो अपनों ने क्या किया, उस इच्छा को दबा दिया। तो उसको अपन क्या कहेंगे, दबी हुई इच्छा। तो उस इच्छा को दबा दिया तो वो बाद में है वो दमित इच्छाओं में होगी। और ये दमित इच्छाएं कहाँ चली जाती है, फ्रायड के अनुसार हमारे अचेतन में चली जाती है। फ्रायड ने मन या मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन या अर्धचेतन। तो इस प्रकार से 3 जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के माइंड की कल्पना फ्रायड ने की है, और इन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी इच्छाएं जो हम दबाते हैं वो सारी की सारी किस में चली जाती है, अचेतन में चली जाती हैं। और ये अचेतन की जो इच्छाएं हैं वो जैसे ही कोई उसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है, उसी प्रकार की परिस्थिति बनती है, तो वो उभर कर सामने आ जाती है। तो वो फिर उभर कर सामने आती है। तो इसलिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं
कि भाई यहाँ पर जिन विधियों के माध्यम से इस प्रकार का व्यवहार बालक से निकलवाया जाएगा वो कौन सी विधियां होगी, प्रक्षेपी विधियां होगी। क्यों? क्योंकि अपनों ने परिस्थिति को बालक पर प्रयोग किया, परिस्थिति का प्रयोग किया, परिस्थिति निर्माण की और फिर उसमें बालक। एक तरीका और भी है अपन इसको समझने का। देखिए, आप मार्केट गए, ठीक है, आप या तो मान लीजिए यदि आप कोई लड़का है तो वो लड़का अपने मित्रों के साथ मार्केट गया, ठीक है, लड़का अपने मित्रों के साथ मार्केट गया है, बाजार गया। अब बाजार गया तो उसने एक बहुत ही अच्छा बाइक देख लिया। अब उसकी इच्छा हुई कि वह वो बाइक ले ले, यानी वह उस बाइक को लेना चाहता है। उसी समय उसने अपने पिता को फोन किया कि मुझे इस प्रकार का बाइक बड़ा ही पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे लेकर दे सकते हैं? अब यहां पर पिता ने उसी समय मना कर दिया, और पता नहीं ये मना नहीं किया कि मैं तुझे बाइक दिलवाऊंगा नहीं, उसने समझाते हुए मना किया कि बेटा इतने पैसे कहाँ हैं अभी अपने पास, अभी उसमें खर्चा हो गया, अभी इसमें खर्चा हो गया, तो अभी एक बार पैसे नहीं है, तू बाइक को छोड़, तू घर पे आ जाए। या फिर उसको कोई सामान लेने भेजा है तो यूं कहेंगे कि भाई तू वो सामान उठा और एक बार तू घर पे आ जा, यानी जैसे तैसे उसको वापस घर बुला लेंगे और उसकी उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये जो इच्छा है वो यहाँ पर बालक की पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर बालक को यूं लगा कि भाई पिता तो दिलवाने वाले नहीं है, और हो सकता है उसने पिता की कही बातों के अनुसार परिस्थितियों को समझ भी लिया हो, तो उसने यूं सोचा कि हाँ सही है, अभी पैसे भी नहीं है तो कहाँ से दिलवाएंगे, क्या करेंगे, तो उसने समझ लिया। उसने समझते हुए और उस अपनी इच्छा को दबा लिया, यानी ये इच्छा दमित इच्छा बन गई, ठीक है। अब दबा लिया तो वही इच्छा क्या कहलाएगी, दमित इच्छा। अब ये दमित इच्छा कहाँ चली गई, अचेतन में चली गई, अचेतन में चली गई। और याद कीजिए, जिस समय अपनों ने विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो विकास के सिद्धांतों में अपनों ने फ्रायड का सिद्धांत भी पढ़ा था, और फ्रायड के सिद्धांत में मैंने आपको मन या मस्तिष्क के तीनों प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अवचेतन, तीनों मन या मस्तिष्क के प्रकार बताए थे। तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि भाई अचेतन मन में दमित इच्छाएं जाती है, और वो दमित इच्छाएं हैं वो प्रयास करने पर भी वापस नहीं बुलाई जा सकती, यानी उनको प्रयास करके भी अपन याद नहीं कर सकते। हाँ, अवचेतन की जो बातें हैं वो अपने को प्रयास द्वारा टूट कर, यानी बीच बीच में आधी अधूरी बातें अपने को याद आ जाती हैं, परंतु ये प्रयास द्वारा याद नहीं की जा सकती। हाँ, उस प्रकार की यदि परिस्थिति बन जाए तो फिर अनायास ही वो आ जाती है। तो यहां पर अपनों ने क्या देखा कि भी उस लड़के की बाइक लेने की इच्छा दमित इच्छा होगी, और दमित इच्छा होकर वो किस में चलेगी, अचेतन में। अब कभी भी वो याद भी करेगा, पहली बात तो वो प्रयास ही नहीं करेगा क्योंकि उसने दबा दिया और वो भूल चुका, ठीक है। उसके बाद कभी वो याद करेगा तो भी याद नहीं आएगी, क्योंकि उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उसके बाद यूं हुआ कि एक दिन वो लड़का घर पे है, कोई काम कर रहा है, और इतने में ही उसके पिता आते हैं बाहर से पिता आते हैं, और बाहर से पिता आते हैं तो पिता के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब बेटा जैसे ही पिता के हाथ में पैसे देखता है तो कहता है कि वाह पिताजी, इतने पैसे कहाँ से लेकर आए, क्या हुआ? तो पिता ने खुश होते हुए कहा कि बेटा अपने वहां पर ऐसे फायदा हो गया। कोई भी कारण हो सकता है कि भाई नौकरी है तो नौकरी में हो सकता है कि भाई अच्छा पैसा मिल गया हो, या फिर व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है वैसे अच्छा पैसा मिल गया हो। तो आज उसके पिता के पास खूब पैसे हैं क्योंकि उसको व्यापार में फायदा हुआ है, उसको लाभ हुआ है। अब जैसे ही उसके पिता के हाथ में इतने सारे पैसे उसने देखे,
तुरंत यह इच्छा अनायास ही बालक के मस्तिष्क में जागृत हो जाएगी और लड़का कहेगा अब तो आपके पास पैसे हैं ना, अब तो आप मुझे बाइक भी दिलवा देंगे। तो इस प्रकार से लड़का न तो प्रयास करेगा उसको याद करने का कि भाई मुझे वो चीज लेनी है, वो भुला देगा, वो इच्छा को दबा देगा। परंतु जैसे ही परिस्थिति बनी, पिता के हाथ में पैसे देखे और लड़के की इच्छा अनायास ही जागृत हो गई, यानी अनायास ही उसको वो बातें याद आ गई। तो इस प्रकार का व्यवहार। अब क्या हुआ कि मान लो ये तो थी पूरी की पूरी घटना कि किस प्रकार से अपन इच्छाएं दबाते हैं और किस प्रकार से वो इच्छाएं वापस याद आती हैं। अब मान लीजिए कि भाई लड़का है, वो ये नहीं हुआ है, व्यापार नहीं हुआ है और पिता को पैसा नहीं मिला है, उससे पहले तक की घटना को रखिए आप, ठीक है। अब अपन यहां तक ही है। अब यहां क्या होता है कि लड़का एक दिन अपने किसी मित्र के यहां जाता है। अब मित्र के यहां जाता है तो मान लीजिए मित्र के यहां कोई पार्टी है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं जन्मदिन की पार्टी है। अब जन्म दिवस की पार्टी है तो उस समय उसके बहुत से मित्र आए हुए हैं। अब बहुत से मित्रों में मान लीजिए कि ये लड़का जिस बाइक की इच्छा रख रहा था, ऐसा ही बाइक कोई अन्य लड़का लेकर आए तो तुरंत उसे अपनी इच्छा याद आ जाएगी। तो ये है कि किसी भी व्यक्ति की दबी हुई इच्छा को जानने के लिए, उसके पीछे के व्यवहार को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते हैं। आप देखिए उसी प्रकार का बाइक आ गया और जैसे ही बाइक आया उसको याद आ गया, तो उसको याद आ गया तो वहां पर वह झट से कह देगा यार मुझे भी लेनी थी बाइक, बट क्या करूं, घर वालों ने दिलवाई नहीं। यानी वहां पर अपने को पता चल जाएगा कि भी हाँ ये लड़का है वो दुखी है, क्यों, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो काफी बार ऐसा होता है कि किसी भी बालक की इच्छा पूरी नहीं होती और कभी कभार तो ऐसे होता है कि बालक अनावश्यक चीजों की इच्छाएं रखता जाता है, उसकी हर बार इच्छा को दबाया जाता है तो बालक रोगग्रस्त हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है। और उन कुंठाग्रस्त व्यवहारों की, वो उस समय चिड़चिड़ेपन का जैसा व्यवहार करेगा, उन व्यवहारों का अध्ययन करके हम उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर सकते हैं, हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति की 3 चीजों से संबंधित ये लड़का ही मान लीजिए, लड़के की 3 इच्छाओं को दबाया गया। पहले उसने बाइक का कहा, उसको दबा दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसने एक अच्छी गाड़ी के लिए कहा, वो गाड़ी भी उसको नहीं दिलवाई। फिर उसने यूं कहा कि भाई एक अच्छी जीप, आजकल बच्चे जीप जो ओपन जीप होती है उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो उसका कहा, उसको वो भी नहीं दिलवाएगी। अब तीनों नहीं दिलवाएगी तो बालक क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, यानी मेरे घर वाले मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तो वो अपने घर वालों से, अपने माता पिता से कटा हुआ रहने लगता है, अलग अलग रहने लगता है। तो वो जिस प्रकार का, और जहां भी व्यवहार करेगा, जहां भी बातें करेगा, इसी प्रकार की बातें करेगा। मेरे माता पिता के हाथ में सब कुछ होता है ना, तो वो किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, यानी वो सबका आंकलन ऐसे करेगा। तो वो जहां भी ये बात कहेगा ना, तो जो मनोवैज्ञानिक होगा वो समझ लेगा कि कहीं न कहीं इसके माता पिता ने कोई न कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं की, इसी कारण ये व्यवहार कर रहा है। फिर उसको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि वो प्रश्नों का जवाब न भी दे तो फिर ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाती है कि वहां पर उसे सारी की सारी बातें याद आने लगे और वो वहां पर बोलने लगे, तो वहां पर उसकी पूरी की पूरी परिस्थिति का पता चल जाता है और इस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन संभव है। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधियां हैं उनके द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, परंतु इन विधियों में अपन क्या करते हैं, व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाओं का पता लगा सकते हैं। साथ साथ अपन क्या करते हैं, अपन ये भी देखते हैं कि भाई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उसके अनुसार
परिस्थितियों का निर्माण करके और व्यक्ति के व्यवहार के पीछे का कारण पता किया जाता है, और कारण पता किया जाता है तो व्यक्तित्व का मापन संभव हो जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने बात की सबसे पहले तो अब अपन उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमेशा से लिखते आए हैं उसी प्रकार से अब इन सारी की सारी चीजों को अपन लिख लेते हैं। तो पहले अपन कौन सी बात को लिखेंगे? सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि भाई प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? फेंकना, अथवा किसी व्यक्ति के संवेग, भाव, विचार तथा इच्छाओं को जानने हेतु या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं पता लगाने के लिए, तो इच्छाओं को जानने हेतु परिस्थिति निर्माण करना। तो यहाँ पर प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? फेंकना हुआ, या किसी व्यक्ति के संवेग, भाव, विचार तथा इच्छाओं को जानने हेतु परिस्थिति का निर्माण करना। यानी व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा जिससे व्यक्ति व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ जो महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रक्षेपण जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्राइड द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। तो ये भी अपन देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ अपनों ने देख लिया कि व्यक्ति के भावों, विचारों, इच्छाओं का पता लगाना। तो यहां पर अपन ये चीज भी देख सकते हैं अपन देख सकते हैं कि भी प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड द्वारा 1849 ईस्वी में किया गया। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम कब किया गया? 1849 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्राइड द्वारा। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की विधियों में या इन विधियों में व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों को सुरक्षात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। सुरक्षात्मक रूप में यानी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि भी उसका मापन किया जा रहा है, उसकी कमियों का पता लगाया जा रहा है। वो कहीं न कहीं जहां पर भी उसके अनुकूल परिस्थिति निर्मित की जाती है तो वो मजबूर हो जाता है वहां पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए। तो इसलिए यूं माना जाता है कि जहां पर भी व्यक्ति इस पर अपने विचार व्यक्त करेगा, प्रकट करेगा, तो वो इस तरीके से प्रकट करेगा कि भी यहाँ पर उसकी इच्छाओं का मान रखा जाएगा, उसको सुरक्षाएं प्राप्त होगी। तो इसलिए अपन जैसे मान लीजिए कि बहुत से मित्र हैं और उसने कहा कि मेरी इच्छा भी थी, तो वहां पर उसे ये नहीं होगा कि भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे। नहीं, वो सुरक्षात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि प्रक्षेपण विधियों में, प्रक्षेपण की भी अनेक विधियां होती हैं। तो विधियों में
प्रक्षेपण विधियों में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने विचार अथवा भाव, प्रक्षेपण विधियों में व्यक्ति अपने विचार अथवा भावों को सुरक्षात्मक रूप में प्रकट करता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे विभिन्न तथ्यों की। तो आगे और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो सबसे पहले तो अपन ने एक परिभाषा देखेंगे, एक दो परिभाषा जिसमें महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं मानी जाती हैं। तो उन परिभाषाओं को सबसे पहले अपन ने देख लेंगे, उनके संबंध में विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं परिभाषा किसकी? वॉरेन की। तो प्रक्षेपी विधियों के संबंध में वॉरेन ने क्या कहा है? तो वॉरेन ने कहा है कि यह वह प्रवृत्ति है, यह वह प्रवृत्ति कह दो चाहे वृत्ति कह दो। अब प्रवृत्ति और वृत्ति से हमारा क्या तात्पर्य होता है कि भी जिसमें बाह्य जगत में अपनी जो दमित व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका व्यक्ति क्या करता है? प्रक्षेपण करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह वह प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति बाह्य जगत में व्यक्ति क्या करेगा? बाह्य जगत में अपनी जो दमित इच्छाएं हैं उनको वह, या फिर अपन यूं कहें कि उसकी जो मानसिक इच्छाएं हैं उनको वो क्या करेगा? वहां पर प्रकट करेगा। तो यहां पर अपन यूं ही कह सकते हैं कि बाह्य जगत में मानसिक प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। तो वॉरेन की ये परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंने आपको बताई थी कि भाई टॉपिक्स के बीच में जो परिभाषाएं आए वो आप स्पेशली देख लेना। तो वॉरेन ने कहा है कि ये वह प्रवृत्ति है जिससे क्या करता है? व्यक्ति बाह्य जगत में मानसिक प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। तो अपने मन की इच्छाओं को दूसरों के सामने वह प्रकट करता है, प्रकटीकरण करता है। तो वहीं पर कौन सी प्रवृत्ति मानी जाती है? प्रक्षेपी प्रवृत्तियां मानी जाती है। तो इसके निष्कर्ष अनुसार यही होता है। प्रक्षेपी विधियों को अपन प्रयोग में लाते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी बालक पर, तो परिस्थितियां निर्माण करते हैं। तो बालक क्या करता है? अपनी जो भी दमित इच्छाएं होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती है, सबको बाहर प्रकट कर देता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन किस विद्वान की परिभाषा देख सकते हैं। तो देखिए एक परिभाषा और महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनका भी अपन देख लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड, अब मैकडोनाल्ड जो है उनका पूरा नाम लेडल, मैकडोनाल्ड लेडल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई यह जो विधि है वो क्या है? यह जो विधि है एक मनोवैज्ञानिक रचना है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों पर अपनी इच्छाओं, अपने भावों को प्रक्षेपित कर सकता है। तो अपन यहां पर यूं कहेंगे कि यह एक मनोवैज्ञानिक रचना है। कौन सी रचना के लिए, किसके लिए यहां पर कहा गया? प्रक्षेपी विधियों के लिए, कि यह एक मनोवैज्ञानिक रचना है। तो इसके अंतर्गत क्या करता है? इसके अंतर्गत करता है जिससे, यह एक मनोवैज्ञानिक रचना है जिसमें व्यक्ति
जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो जिसमें व्यक्ति दूसरों पर अपनी भावनाओं, संवेगों अथवा इच्छाओं को प्रक्षेपित करता है। अब कौन सी इच्छा और कौन सी भावनाओं को प्रक्षेपित करता है, जिसका वह दमन कर चुका है। तो अपन यहां पर यही कहेंगे कि भी जिसका वह, या अपन यूं कहेंगे जिनका वह, क्योंकि ये प्लूरल आ रहा है ना, बहुवचन आ रहा है। तो जिनका वह दमन कर चुका है। ये एक मनोवैज्ञानिक रचना है जिसमें व्यक्ति दूसरों पर अपनी भावनाओं, संवेगों, इच्छाओं को प्रक्षेपित करता है। कौन सी इच्छाओं को? जिनका वह दमन कर चुका है। तो ये भी परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी परिभाषा से जो दमित इच्छा है वो शब्द उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विदमित इच्छाएं होती है जो अचेतन में चली जाती हैं। अब उनको बाहर निकालने के लिए परिस्थिति निर्माण किया जाता है और परिस्थिति निर्माण करता कौन है? वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपन क्या कह सकते हैं कि भाई इन परिभाषाओं के आधार पर अपन कौन से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो देखिए अपन इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये चीज अपन यहां पर देख लेते हैं। देखिए निष्कर्षतः अपन ये कह सकते हैं, अपनों ने ये चीज देखी है कि भाई इस प्रकार का उद्दीपक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रेरित होकर वह अपने मस्तिष्क में छुपी हुई भावनाओं का बाहर प्रकटीकरण कर दे। इतनी सी बात है। तो अपन यूं कह सकते हैं यहां पर कि निष्कर्षतः व्यक्ति के समक्ष कोई उद्दीपक प्रकट किया जाता है। ठीक है, कोई उद्दीपक प्रकट किया जाता है, या फिर इसको मैं यूं कह दूं कि भी परिस्थिति निर्माण की जाती है, बात एक ही है। तो उद्दीपक प्रकट किया जाता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति के समक्ष कोई उद्दीपक प्रकट किया जाएगा जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। बस इतनी सी बात सार रूप में, संक्षेप रूप में कही जा सकती है। अचेतन वाली बात नहीं लिखवाई, मैं वो भी लिखवा दूंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अगर अपन बात करें अचेतन वाली, तो अचेतन की बात सबसे पहले जो की थी वो फ्रीमैन के द्वारा की गई थी। तो अपन यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इस बारे में विचार किया गया था अचेतन मन की भावनाओं के संबंध में। फ्रीमैन नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, तो यहां पर अपन देखते हैं कि भाई फ्रीमैन
के अनुसार इनका एक मत था। अपन इसको परिभाषा के रूप में नहीं देखेंगे, सीधा ही अपन देख रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भाई इन विधियों का संबंध, इन विधियों का कौन सा, प्रक्षेपी विधियों का संबंध, प्रक्षेपी विधियों में अपन जिन जिन विधियों को पढ़ेंगे तो उन विधियों का संबंध, तो अपन यूं कह सकते हैं कि इन विधियों का संबंध किससे होता है, संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से होता है, अचेतन मन से होता है। ये बात किसने कही है, फ्रीमैन ने। और चूंकि ये कथन ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रीमैन तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो ही जाएंगे। तो इसलिए आप इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई अचेतन मन जो है वो भी इसमें आएगा। देखिए, व्यक्ति का अचेतन मन कितने प्रतिशत होता है, फ्राइड के सिद्धांत को याद कीजिए थोड़ा सा। अपनों ने देखा था 1/10 और 9/10। तो 1/10 तो भाग किसका माना जाएगा, चेतन का, और 9/10 भाग यानी 90% हिस्सा किसका माना जाएगा, अचेतन मन का। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि भी व्यक्ति की समस्त दबी हुई इच्छाएं अथवा दमित इच्छाएं, व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं अथवा दमित इच्छाएं किसमें होती है, अचेतन मन में होती है, अचेतन मन में होती है। और जो कौन है, अचेतन मन, जो पूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। यदि आप सीधा 90% लिखें तो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये चीज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अचेतन मन तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यदि अपन मनोवैज्ञानिकों को देखें ना, तो सिगमंड फ्रायड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने जो दिया है अचेतन, तो यहाँ पर प्रक्षेपी विधियों के द्वारा भी अपन किसका अध्ययन करें, अचेतन मन। और अचेतन मन में ही कौन होता है, दमित इच्छाएं होती है। तो दोनों की दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो फ्रीमैन ने किसको महत्वपूर्ण माना है, यहाँ पर अचेतन मन को महत्वपूर्ण माना है। चलिए आगे बात करते हैं। अपनों ने देख लिया कि भाई प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है। प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना, यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता है। तो प्रयोग करता है तो वह इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का निर्माण। अब अभी तक अपनों ने समझा था बिल्कुल सामान्य भाषा में कि भी अपन किस प्रकार से इस चीज को देख सकते हैं। अब अपन समझते हैं इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में। सबसे पहले तो एक मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक क्या करेगा, एक व्यक्ति का जिसका अध्ययन करना है उसको नियत कर लेगा। जिस व्यक्ति का अध्ययन करना है तो उसके व्यवहार को देखेगा पहले तो सामान्यतः उसी का अध्ययन किया जाता है जिसका व्यवहार थोड़ा सा असाधारण हो। तो फिर क्या किया जाता है कि जिसका व्यवहार थोड़ा सा असाधारण होता है उसको देखा जाता है। फिर उसके सामने वो जिस प्रकार की बातें कर रहा है, देखिए आप कभी भी देख लीजिए, दो शिक्षक बैठे होंगे ना, वहां पर शिक्षा की बातें होंगी। दो बिजनेसमैन बैठे होंगे, वहां पर व्यापार की बातें होगी। दो पुलिस वाले बैठे होंगे, वहां पर प्रशासनिक बातें होगी। तो ये एक, और दो किसान बैठे होंगे, वहां पर खेती की ही बातें होगी। तो ये एक सर्वसाधारण नियम है कि हम जो सोचते हैं, हम जिससे जुड़े हुए हैं, हम जिसके साथ होते हैं, हम उसी के संबंध में ही बातें करते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति असाधारण व्यवहार कर रहा है उसके समक्ष कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की जाएगी। परिस्थितियां जैसे ही निर्मित की जाएगी तो वहां पर व्यक्ति कुछ न कुछ दमित इच्छाओं से निकालकर वहां पर दे देगा और उसके आधार पर व्यक्तित्व का आंकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इन विधियों की प्रक्रिया देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलती है। तो क्या होगा कि अपन यूं कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक या निरीक्षक कह सकते हैं, परीक्षक कह सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो अध्ययन करने वाला है। तो मनोवैज्ञानिक जिस व्यक्ति का अध्ययन करता है मनोवैज्ञानिक जिस व्यक्ति का अध्ययन करता है उस व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के पीछे की दमित इच्छा या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं अथवा कारण को जानने के लिए परिस्थिति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से होगा कि मनोवैज्ञानिक जिस व्यक्ति का अध्ययन करता है उस व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के पीछे की दमित इच्छा या उसके कारण को जानने हेतु परिस्थिति का निर्माण करता है ताकि वह अपने आप अपनी दमित इच्छा को प्रकट कर दे। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। तो ये तो अपन देख ही चुके कि भाई अचेतन में दबे हुए भावनाओं, संवेगों व व्यवहारों को बाहर निकालना ही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो पहली तो ये होगी परिस्थितियां निर्माण करेगा। ठीक है, प्रक्रिया में पहला स्टेप तो कौन सा हो गया? शिक्षक दमित इच्छाओं या कारणों को जानने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेगा। फिर क्या करेगा? फिर उस निर्मित परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन करता है। तो उस निर्मित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और वहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन की भावनाओं, विचारों, संवेगों को बाहर निकालना ही मुख्य उद्देश्य होता है। ये लीजिए, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी उस निर्मित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस निर्मित परिस्थिति में व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को प्रकट करेगा। तो वहां पर क्या हो गया कि भी व्यक्ति क्या कर लेगा, मनोवैज्ञानिक क्या कर लेगा, व्यक्ति के अचेतन मन की भावनाओं व विचारों या संवेगों को बाहर निकाल लेता है और यही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और ये जो भावनाएं, विचार, संवेग जो बाहर निकल कर आते हैं, जो उभर कर आते हैं, उन्हीं के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। तो आप
इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो प्रक्रिया तो ये होगी। अब इस आधार पर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति व्यवहार करता है, व्यक्ति बोलता है, वो किसके आधार पर बोलेगा? जो वह सोचता है, जो वह देखता है, जो वह समझता है, तो उसी के आधार पर व्यक्ति बात करेगा, उसी के आधार पर व्यक्ति है वो सोचेगा। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है वस्तु को देखता है, उनके बारे में बात करता है जैसा वह सोचता है, जैसा वह अपने मन में सोचता है। ये लीजिए, अब यहां पर पूरी चीजें क्लियर होगी। सामान्यतः व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, यानी जो अपनों ने परिस्थिति निर्मित की है उसके दौरान व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, उसी प्रकार की बातें करेगा, उसी प्रकार से वस्तुओं को देखेगा जिस प्रकार से उसका मन सोचता है। यानी उसके मन में जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही थी वो सारी की सारी उभर कर बाहर आ जाती है और इस आधार पर व्यक्ति का मापन किया जाता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ये अपनों ने देखा कि भाई प्रक्षेपण होता क्या है, प्रक्षेपी विधियां चलती कैसे हैं, प्रक्षेपी विधियों की प्रक्रिया कैसी होती है, इनका अर्थ क्या हो सकता है, इनकी परिभाषा। यानी सामान्य तौर पर अपनों ने प्रक्षेपण को भी इतना विस्तार से समझा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हो सकती है उनको भी अब अच्छे से समझेंगे। तो एक एक करके अपन अब विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी विधियां। और प्रक्षेपी विधियों में अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रक्षेपी विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जा सकती है वो है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। अब ये विधि तो है, इस विधि से सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। कार्ड कितने होते हैं, रंग कितने होते हैं, सीधे के सीधे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये विधि लगभग है वो प्रत्येक कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा है वो देखता है। तो अब अपन बात करते हैं, इतनी देर तो अपनों ने प्रक्षेपी विधियों का अर्थ एवं परिभाषा देखा। अब अपन बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों में ही कौन सी विधि, सबसे पहली विधि रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। सबसे पहली विधि अपन देखने जा रहे हैं, कौन सा? रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। कब आया था? 1921 ईस्वी में यह विधि आई थी। प्रतिपादक कौन थे? इस विधि को लेकर कौन आए थे? तो इस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन? हरमन रोरशा। और इन्होंने अपने स्वयं के नाम के आधार पर ही रोरशा शाही धब्बा परीक्षण नाम रख दिया था इस मापन की विधि का। कहाँ के विद्वान थे? स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे ये, मनोचिकित्सक।
तो ये जो परीक्षण है वो रोरशा का शाही दब्बा, जाहिर सी बात है कि जब रोरशा शाही दब्बा परीक्षण है तो अपन मान सकते हैं कि इसमें है वो प्रतिपादक स्वयं रोरशा है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि भाई इस विधि के दौरान जब अपन परीक्षण करते हैं तो इसमें कार्ड संख्या कितनी होती है, तो कार्ड संख्या कुल इसमें होती है 10। इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड है वो काले रंग के होते हैं और इसके साथ साथ गत्ते पर कुछ शाही के धब्बे है वो बना दिए जाते हैं। तो 5 तो कार्ड सिर्फ काले हो गए। और फिर अपन क्या करते हैं कि परीक्षण में जो गत्ता होता है, गत्ते पर अपन इसको यूं देख सकते हैं, परीक्षण में गत्ते पर क्या करते हैं, शाही के धब्बे बना दिए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। अब शाही के धब्बे इसमें बना दिए जाते हैं और लगभग कितने धब्बे बनाए जाते हैं, तो लगभग जैसे कार्ड संख्या अपनों ने 10 रखी है तो गत्ते पर भी लगभग 10 धब्बे बनाए जाते हैं। अब ये जो 10 धब्बे बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं, जाहिर सी बात है शाही के होते हैं। देखिए, आपने कभी खुले आसमान के नीचे देखा है, जब खुला आसमान है उसके नीचे खड़े होकर जिस समय बादल, छितरे हुए बादल हो, घने बादल नहीं, छितरे हुए बादल हो, उस समय कभी आसमान की तरफ देखा है? तो आसमान की तरफ आप देखेंगे तो बादल विभिन्न आकृतियों में दिखाई देंगे। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो एक बादल में तो आपको किसी मनुष्य की आकृति दिखाई देगी, कोई ऐसा बादल होगा जिसमें आपको आकृति किसी पशु की दिखाई देगी, कोई बादल ऐसा होगा जिसमें किसी स्त्री की आकृति दिखाई देगी। जिस प्रकार से चांद के लिए कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि वे चांद में गड्ढे होते हैं, जबकि कुछ लोग यूं कहते हैं कि चांद में है वो एक बूढ़ी मैया है, वो चरखा कात रही है। तो मतलब ऐसी आकृति दिखाई देती है, उस चांद की आकृति में जो काला धब्बा होता है वो इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है जैसे कोई महिला बैठी है और महिला वहां पर चरखा चला रही है। तो इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार की आकृतियां जिस प्रकार से बादलों में देखते हैं, तारों में भी अपन आकृतियां बना लेते हैं। जैसे तारे होते हैं तो उनको अपन जोड़ जोड़ कर विभिन्न आकृतियों का रूप दे देते हैं। तो उसी प्रकार से यूं होगा कि एक गत्ता होगा और उस गत्ते पर परीक्षक बिना सोचे समझे धब्बे डाल देगा 10। ठीक है, अब उन धब्बों के आधार पर व्यक्ति से जिसका अध्ययन किया जा रहा है या बालक से जिसका अध्ययन किया जा रहा है उससे पूछेगा कि भाई तुम्हें इसमें कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बालक जिस जिस प्रकार से जवाब देगा, अब किसी को भागता हुआ घोड़ा नजर आएगा तो भागते हुए घोड़े का नजर आने का मतलब है कि भाई व्यक्ति बड़ा एक्टिव है, ये बालक बड़ा एक्टिव होगा। अब किसी को कोई व्यक्ति खाना खाता हुआ जो भोजन पसंद है तो उसको उसी प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो यहाँ पर अपन इन गत्तों पर बनाए गए धब्बों से व्यक्ति द्वारा उत्तर लेकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, किस परिवेश से आया है और किस माहौल का ये व्यक्ति है, तो इनका भी पता लगा सकते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने क्या देखा, रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण देखा, थोड़ी सी बातें इसके बारे में अपनों ने की है, आगे भी अपन इसको देखेंगे परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।